नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 15वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। मीरा, आपने यह सच्चाई हमसे छुपाकर कितनी बड़ी गलती की है, पता है? अरे हम तो आपको 12 साल से ढूंढ रहे थे, पर हाथ कुछ नहीं लगा। जब संग्राम ने आपके बारे में बताया और मुझे आपकी फ़ोटो जो मैंने आपको दी थी कई सालों पहले वह मिली, तो मुझे यकीन हो गया था कि आप ही मेरी छुटकी हो। फिर आर्यन सीरियस होते हुए मीरा की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपको खो दूं इसलिए आपने मुझे नहीं बताया, तो आपको फ़र्क क्या पड़ता है? आपने मुझे उसी टाइम बताना चाहिए था मीरा। मीरा बोली, कै मीरा ने कहा, कैसे बताती आर्यन? मैंने बहुत हिम्मत करके इतना बड़ा सच आपसे छुपाया था। मुझे फ़र्क पड़ता है आर्यन। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता होता ना, तो मैं आपके लिए अपनी जान कभी दांव पर नहीं लगाती। वही तो मैं पूछ रहा हूँ मीरा, कि आपने मेरे लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? मीरा आर्यन से उल्टा सवाल पूछते हुए बोला, तो आपने क्यों मुझे 12 साल तक ढूंढा आर्यन? बताइए, कोई ना कोई तो वजह होगी ना मुझे ढूंढने की। आर्यन ने कहा, वजह तो बहुत सारी है मीरा। कौन सी वजह जानना चाहती हो तुम? मीरा, वही जो सालों पहले थी। क्यों ढूंढ रहे थे आप? 12 सालों से हमें क्यों इतना याद किया आपने हमें, जो हमारी तस्वीरों का एक गुच्छा अपने स्टडी रूम में बना कर रखा है? आर्यन चौंकते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि हमने स्टडी रूम में तुम्हारी फ़ोटो लगा कर रखी है? हमारे सिवा स्टडी रूम में कोई जा नहीं सकता। आर्यन मीरा को यह बात नहीं बताता, उल्टा उससे सवाल पूछ लेता है, ये जानकर क्या करेंगी आप? आपने तो हमसे इतना बड़ा तो सच छुपाया, तो हमारे राज जानकर आप क्या करेंगी? आप तो हमसे नफरत करती हैं ना? दोस्त हो आप हमारी दोस्त हो या नहीं, इस बात से आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो इतना बड़ा राज हमसे ना छुपाया होता। फिर आर्यन हताशा से बोलता है, क्या कहूँ मैं? और नफ़रत की वजह भी तो मैंने दी है आपको, तो आपके नफ़रत करना तो जायज़ है। मीरा, नफ़रत को प्यार में बदलने के लिए बस एक नज़र काफ़ी होती है, एक शब्द काफ़ी होती है, जो नफ़रत की दीवार को पल भर में तोड़ दे। आपने तो आपसे नफ़रत करने की सारी वजह मिटा दी, तो किस बात की नफ़रत करें आपसे? आर्यन मीरा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आया। यूँ पहेलियों में मत कहो, जो कहना है साफ साफ शब्दों में कहो। हम कहना यह चाहते हैं आर्यन, जब हमारे साथ कोई नहीं था तब आप थे। आर्यन, जब मेरे अपने ही मेरी जान के पीछे पड़ गए थे तो आपने मेरा साथ दिया। आपको जब मेरी सच्चाई पता चली तो आपने कैसे भी करके मेरा साथ देने का फैसला किया। जो हमारे मन में नफ़रत थी या कहीं जो गलतफ़हमी थी आपकी, इन बातों ने उसे मिटा दिया। हम मानते हैं गलती हमारी भी थी। हमने आवेश में आकर आपको सोमनाथ मंदिर के सामने थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि आपने हमारे चरित्र पर सवाल उठाया था। पर हमें पर हमें हमने जो किया वह भी गलत था। उसी आवेश के चलते आपने मुझसे शादी की। यह मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान आ पाई अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए, और आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, बहनें जैसी ननद मिली, चाचा चाची जैसे छोटी माँ और छोटे बाबा सा मिले। तो और क्या चाहिए मुझे? मेरी नफ़रत तो इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने नफ़रत को तो उसी दिन भुला दिया था जिस दिन मैं इस महल में आई थी। बस एक गुस्सा था आपके प्रति। मीरा आर्यन को अपनी मन की बातें बता रही थी। आप बताइए, आपने हमारी बचपन की फ़ोटो अभी तक क्यों संभाल कर रखी है? क्यों आप मुझे अभी तक ढूंढ रहे हो? क्या वजह है? मैं जान सकती हूँ क्या? मीरा को पता था आर्यन उसे बचपन से प्यार करता है, और वह आज आर्यन के मुंह से सुनना चाहती थी। उसने सारे गिले शिकवे भुला दिए, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो गई थी। जानकर क्या करेंगी आप? मीरा, आपने हमारे मन के जज्बातों को जान लिया, तो हम आपको कभी दूर नहीं जाने देंगे। आप चाहोगी तब भी नहीं। अगर तुमने मेरे मन के जज्बातों को जान लिया तो तुम्हें खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मीरा अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, कैसे जज्बात आर्यन? बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं। देख लीजिए मीरा, अगर आपने हमारे मन के जज्बात जान लिए तो तुम मुड़कर भी
हम पीछे नहीं देखने वाले और ना ही आपको हमसे दूर जाने देंगे। मीरा अपने मन में मुस्कुराते हुए बोली, कहती है आपसे दूर जाना भी कौन चाहता है। फिर से वो अनजान बनते हुए नाटक करती है। बताइए ना, क्या जज्बात हमारे लिए आपके मन में है। अच्छा, तो जानना चाहती हो ना, तो जान लो, पर एक बार फिर से सोच लो। हमने सोच लिया है। आप बताइए, उत्साहित होते हुए मीरा ने कहा। उत्साहित होते हुए मोहब्बत करते हैं आपसे, वह भी बचपन से। नहीं जानता कि यह कब हुआ, कैसे हुआ, पर बचपन से आपसे प्यार करते हैं। जब हमने आपको बचपन में पहली बार देखा था, तभी यह दिल आपका हो गया था मीरा। तब से ही आप इस दिल पर राज करती हैं। ना ही इस दिल ने कभी किसी को अपनाया और ना ही कभी अपना पाएगा, वो भी मरते दम तक। बहुत चाहते हैं आपको, इतना कि बता नहीं सकते। आप नहीं थी ना, तब हम आपकी फ़ोटो को देखकर अपने मन के जज्बात आपको बता देते, पर आप आज सामने हो। हमारे यह जज्बात आपके सामने आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि आपका जवाब क्या होगा। हम नहीं जानते कि आपका जवाब क्या होगा। आप हमसे प्यार करती भी हैं या नहीं, यह भी नहीं जानती, पर यह दिल मरते दम तक आपसे ही मोहब्बत करता रहेगा। आर्यन के मुंह से इजहार मोहब्बत सुन मीरा की धड़कन तेज हो जाती है। उसके चेहरे के भाव मुस्कान में बदल जाते हैं। फिर भी वह अपने चेहरे के भाव सीरियस रखते हुए आर्यन उसके चेहरे के भाव देख रहा था। फिर वह कहता है, हमारा जज्बात आपके सामने आ गया है, आप इसे अपनाओ या नहीं, और आपको यह अपनाना ही होगा। हम नहीं जानते कि आप हमसे प्यार करती हैं या नहीं, आपको हमसे प्यार करना ही होगा। हम इतना मजबूर कर देंगे आपको हमसे प्यार करने के लिए कि आप सोच नहीं सकती। हमने पहले ही कहा था कि हम हमारे जज्बात आपके सामने रखेंगे, पर आप इन जज्बातों को ठुकरा कर जा नहीं पाओगी। मीरा अपने चेहरे पर झूठे और कठोर भाव लाते हुए कहती है, यह कैसी मोहब्बत है आर्यन आपकी। आपके सामने होते हुए भी आपने हमें नहीं पहचाना। मोहब्बत में इंसान तो मरते दम तक उसे नहीं भूलता जिससे वो मोहब्बत करता है। आप तो हमें भूल ही गए थे ना। आर्यन मीरा की बात का जवाब देते हुए बोले, हम भूल गए थे, और किस्मत का खेल तो देखो। हम भूल गए थे, किस्मत का खेल तो देखो। जिससे हमने मोहब्बत की थी उसी के साथ उसने हमें शादी के गठबंधन में बांध दिया, आपको हमारी पत्नी बना दिया। मीरा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, और उसी दिन मुझे शादी करके आप वहाँ छोड़कर चले गए थे। सही कहा न मैंने, और अगले ही दिन आपने किसी और से शादी के लिए हाँ कह दी थी। आर्यन जज्बाती होते हुए बोलता है, हमने वो गलती की थी, और गलती होने से पहले आपने उसे रोक दिया था ना। आपने तो हमारी सगाई भी होने नहीं दिया और पूरे राजस्थान के सामने हमारा जुलूस निकाला था। मीरा, अगर हम आपकी मोहब्बत को इनकार करते, तो अगर हमें आपसे मोहब्बत नहीं है तो क्या करेंगे आप। आर्यन ने कहा, हमने पहले ही कहा था, अगर हमने हमारे मन के जज्बात आपके सामने रखे तो आपको मजबूर कर देंगे आपको इन जज्बातों को अपनाने के लिए। अगर हमने आपके जज्बात को नहीं माना और फिर भी आपको छोड़कर जाने का फैसला किया तो आप क्या करेंगे। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए सवाल किया, वही जो आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हम अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो दूर जाने के बाद तो छोड़ ही दीजिएगा। मीरा गुस्से में आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है, गजब की ज़बरदस्ती है यार। अगर हमें आपसे प्यार नहीं होगा तो फिर भी हमें ज़बरदस्ती आप खुद को अपनाने के लिए कहेंगे। फिर थोड़ी शांत होकर आर्यन ने फिर से एक सवाल पूछती है, अगर हम मर जाएं तब, फिर हमें हमारे दुश्मन मार दें तब क्या करोगे आप। आर्यन मीरा की बात से गुस्सा में आ जाता है और गुस्से में आते हुए उसकी तरफ जाता है और कंधे से उसे पकड़कर कहता है, अगर आपको कुछ हुआ और आपके दुश्मनों ने आपको मारा तो पूरे राजस्थान को आग लगा देंगे हम, और उन्हें मारने के बाद खुद मरकर आपके पास आ जाएंगे। इतना प्यार करते हैं आपसे, इतना प्यार करते हैं आप हमसे। प्यार नहीं, जुनून है यह मेरा, आर्यन ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा फिर से आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, पर हम आपसे प्यार नहीं करते आर्यन सिंह राठौर। यह बात सुनकर मानो आर्यन का दिल एक ही पल में टूट गया हो। वह मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, पता था आप यही कहेंगी। आर्यन ने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा। मीरा आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और आर्यन को एक झटका देते हुए कहती है, हम आपसे प्यार नहीं, जुनूनियत वाली मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए हम किसी की भी जान ले भी सकते हैं और अपनी जान आपके लिए दे भी सकते हैं।
अगर कोई आप पर बुरी नज़र डाली तो उसकी आंखें भी हम नोच कर निकाल लेंगे। ऐसी मोहब्बत है हमारी, आज से नहीं, बचपन से ही हम आपसे प्यार करने लग गए थे। आर्यन मिस अयान, 13 की उम्र में हमें आपसे प्यार हुआ था, तो कितना गहरा होगा यह आप जान सकते हैं। मीरा की बातें सुनकर मानो आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में मीरा के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुन रहा था। मीरा अपने प्यार का इजहार करके, जो कि वह कितने वक्त से अपने मन में दबा दफन किए हुए थे, जिससे उसने आज मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मीरा एकाएक ही आर्यन के होठों के करीब चली जाती है और उसके होठों पर अपनी होठ रख कर अपने प्यार के जज्बात का एहसास कराती है। दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास करा रहे थे। दोनों के होंठ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आर्यन मीरा को बेतहासा चूमे जा रहा था। उसके बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वह एक पल भी मीरा को छोड़ेगा तो मीरा उससे दूर हो जाएगी। इसलिए उसने मीरा की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने हाथों में बांध लिया था, ताकि वह उससे दूर ना जा सके। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे कि दोनों को दुनिया जमाने का होश ही नहीं रहा। आर्यन अब बेकाबू होता जा रहा था, वहीं मीरा भी अपना कंट्रोल खोते जा रही थी। दोनों की धड़कन तेज हो गई थी। उसी के साथ दोनों के पेट में तितलियां उड़ रही थी, मानो दूसरी दुनिया में ही खो गए हों। इस वक्त दोनों क्या कर रहे थे, दोनों को ही होश नहीं था। दोनों ही अपनी दुनिया में मदहोश थे। पर आर्यन ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। वह मीरा के होठों पर किस करते करते उसके होठों पर भी काट रहा था। ऐसे ही एक्साइटमेंट में आर्यन का हाथ मीरा के घायल कंधे को जोर से छू जाता है, जिससे मीरा के मुंह से जोर से चीख निकलती है। पर वह चीख मीरा के मुंह से निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि मीरा के होंठ तो आर्यन के कब्जे में थे, पर मीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे बेतहासा दर्द हो रहा था अपनी पीठ में। मीरा ने अब आर्यन को रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था। कुछ देर बाद इसका एहसास आर्यन को हो जाता है, तो वह खुद को कंट्रोल करते हुए थोड़ा रुकता है और मीरा की आंखों की तरफ देखता है, जो कि अभी भी गीली थी। आर्यन मीरा की आंखों में देखता है तो उसमें उसे दर्द दिखाई देता है। आर्यन मीरा की चिंता करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मीरा ने कहा, आपका हाथ जोर से मेरे कंधे से लग गया, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। आर्यन गिल्ट फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आर्यन की बात पर मीरा उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कहते हैं आर्यन इसे। मीरा के कहने पर आर्यन बोलता है, कैसे कैसे बातें कर रही हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लड़की हो तुम, ऐसी बातें नहीं कर सकती हो, और पहले भी तुमने की थी, यह मत भूलो। आर्यन की बात पर मीरा उस पर चढ़ते हुए कहती है, भला अपने पति से कैसी शर्म, मैं अपने पति के साथ ही ना किसी पड़ोसी के साथ थोड़ी हूँ जो मुझे शर्म आएगी। रही बात मेरी पहले करने की, तो एक बात याद रखिए, आप जैसी निरश आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने सामने बला की खूबसूरती देखकर भी ना पिघले। उससे क्या रोमांस की उम्मीद, इसलिए मैंने पहले की, समझे आप? मुझे ऐसा लग रहा है तुम ऋषि विश्वामित्र हो और मैं मेनका, जो तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर यू आर काइंड इंफॉर्मेशन मिस गीतांजलि, आयरन सिंह राठौर, ये बात तो भूल जाइए कि मैं एक नीरस आदमी हूँ। आया था मैं उस दिन आपके करीब, मांगा था अपना पति होने का हक। आपने क्या किया? झाना कर मेरे कान के नीचे एक लगा दी और अनेकों प्रकार के भाषण दिए। मेरा आर्यन की बात पर अपनी एक आईब्रो उचका कर कहती है, देखो कितना धूर्त आदमी है। अगर मैं आपकी पत्नी ना होती तो आप उस मालिनी के करीब चले जाते। आप किसी और से प्यार करते थे, फिर भी मेरे करीब आना चाहते थे। मेरे तो भाग्य फूट गए। मीरा ने एक्टिंग करते हुए कहा, ओ मेरी एक्टिंग की दुकान, यह आर्यन सिंह राठौर किसी लड़की को आज तक नजरें उठाकर भी नहीं देखा है, तो छूने की बात तो दूर की है। और तुम भूल रही हो, तुम मेरी पत्नी हो और मेरा बचपन का प्यार, आर्यन ने मीरा को समझाते हुए कहा। मीरा आर्यन की बात का जवाब देते हुए कहती है, यह तो आपको पहले पता नहीं था कि मैं आपका बचपन का प्यार हूँ, यह तो आपको बाद में पता चला, फिर भी आपने मुझे धोखा दिया है। मीरा ने अजीब सा सवाल पूछते हुए आर्यन से कहा, कैसी कैसी बातें कर रही हो आप? मीरा, उस वक्त हम गुस्से में थे और आपके करीब भी आ जाते तो आपके पति थे, और रही बात पता चलने या ना चलने की, तो तुम मेरा पहला प्यार हो या नहीं, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें मुझसे दूर
फिर भी जाने नहीं देता। मीरा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इतना प्यार करते थे आप हमसे? आर्यन बोला, तुमसे प्यार नहीं करता था, जो कि मेरा पहला प्यार तो तुम ही थी ना। तुम्हारे इंतजार में था, पर किस्मत का खेल तो देखो, जिसके साथ सात फेरे लिए उसी के साथ मेरी मोहब्बत का सफ़र था। किस्मत ने ऐसा खेल खेला, हम दोनों बिछड़ कर भी एक साथ रहे। मीरा ने कहा, सच कहा आपने, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। आर्यन मीरा की बात पर शरारती नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था पहले मुझे कि मैं एक निरस आदमी हूँ, जिसमें ना ही मोहब्बत है ना ही रोमांस करने का एक्सपीरियंस है। बता देता हूँ अब, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तब मैं बताता हूँ कि आर्यन सिंह राठौर के बारे में क्या क्या जानता है। आर्यन सिंह राठौर रोमांस के बारे में क्या क्या जानता है। आर्यन के ऐसे शरारती अंदाज में बात करते हुए मीरा को शर्माने लगती है और वह ब्लश करने लगती है। मीरा अपनी नज़र झुकाकर धीरे से कहती है, चुप करिए आप, ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अपनी एक आईब्रोज उचकाते हुए मीरा को घूर रहा था आर्यन, और देखता है और बोलता है, और यह बात बोल भी कौन रहा है पता है, जो मुझे शर्म ना आने का जान दे रही थी। फिर आर्यन मीरा की भाषा में उसे जवाब देता है, मुझे कैसी शर्म मीरा, मैं मेरी पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ, ना कि किसी पड़ोसी की पत्नी के सामने। बस हो गया, मेरा ही डॉल है, मुझे ये चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, मीरा आर्यन पर बरसते हुए कहा। आर्यन मुस्कुरा रहा था। वहीं आर्यन को मुस्कुराते देख मीरा चढ़ जाती है और कहती है, अपनी बत्ती से दिखाकर कोलगेट का प्रचार हो गया हो तो चलो सोते हैं, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर मीरा सोफे से उठने लगती है। आर्यन मीरा की बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से शरारत भरी मुस्कान आ जाती है और वह मीरा को छेड़ते हुए कहता है, चलो सोते हैं साथ में। मीरा आर्यन की बात सुनती है और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान देकर उससे चिढ़कर कहती है, आप मेरे साथ बेड पर नहीं सोएंगे, जाइए इस सोफे में सो जाइए, और 1 महीने तक मेरी करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मीरा की बात सुनकर आर्यन, तुम शेर के मुंह में खून लगाकर ऐसे नहीं जा सकती हो, और रही बात तुम्हारे करीब आने की, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, पर ऐसे पपिया झपिया तो लेते रहूँगा। आर्यन ने मीरा को छेड़ने के अंदाज से और अपने से प्यार भरे अंदाज से कहा। मीरा आर्यन के पास से उठकर बेड पर जाने लगती है। आर्यन भी उठकर बेड पर चला जाता है। मीरा बेड पर लेटती है। आर्यन भी उसके बाजू में लेट जाता है और उसके एक हाथ से मीरा को पकड़कर सो जाता है। मीरा भी मन मशोश कर सो जाती है। सुबह का वक्त अलवर। मीरा और आर्यन के कमरे में मीरा उठ चुकी थी। आर्यन उसके सामने बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। नर्स मीरा की पट्टी बदल रही थी। मीरा का जख्म काफ़ी हद तक भर गया था। अब वह अपने हाथ पर बिना प्लास्टर कभी रह सकते थे। अब उसका एक हाथ फिर से आज़ाद हो गया था। अब उसके हाथ को पट्टियों में बांधने की ज़रूरत नहीं थी। बस पीठ के पीछे का घाव थोड़ा गहरा था, इसलिए वहाँ पर ड्रेसिंग हो रही थी। वही नर्स मीरा की पट्टी कर चुकी थी। मीरा को अब अपने हाथ को ऐसे खुले में देखकर राहत की सांस और आराम मिल रहा था। फिर वह आर्यन की तरफ नज़रें करती है तो उसे कल रात वाले दृश्य फिर से याद आ जाते हैं। वो कैसे बेशर्मी से आर्यन के होठों के करीब आ गई थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और वहीं उसके कान गुलाबी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में न्यूयॉर्क के बड़े से फार्म हाउस में एक लड़का जो कि किसी से महत्वपूर्ण बात कर रहा था। वह लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उसका गठीला बदन इस बात की साफ सफाई दे रहा था। ट्रेडमिल पर दौड़ रहा वह लड़का पसीने से लथपथ था। उसने बस अपने बाउंसर पहने हुए थे। ऊपर का शरीर नेक्ड था, जिससे उसके एडपैक्स साफ दिख रहे थे। लड़की की हाइट तकरीबन 6 फीट होगी। वह दिखने में कयामत ढा रहा था। उसका गोरा बदन, जिससे पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, और सूरज की किरणें उसके शरीर पर आ रही थी, जिससे उसका शरीर सुनहरे रंग से चमक रहा था। लड़का दिखने में गोरा था, भूरी आंखें थी, लंबी नाक, पतले होंठ और स्टाइलिश बियर्ड्स के साथ वह लड़का किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वह लड़का किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बेटा हमारे कुछ मेहमान न्यूयॉर्क आए हैं, आप उनके रहने की व्यवस्था फार्म हाउस पर करवा दीजिए। कौन आ रहा है बड़े बाबा साहब, जो आप खुद उनकी खिदमत कर रहे हैं? उस लड़के ने दूसरी तरफ वाले आदमी से कहा, तुम्हारी भाभी है, उनकी फ्रेंड और उनका भाई जो कि अभी कोमा से उठा है, और उनके एक बहन ने
एक बहन है, वह आ रही है, तुम बस उनके रहने के कमरे तैयार रखो, आज शाम तक वह आ जाएंगे। उस आदमी ने उस लड़के से कहा, हमें कभी पता नहीं चला कि भाभी शाह की कोई बहन है, क्या उनका भाई है? यह लोग अचानक से कहाँ से आ गए? जमीन से निकले या आसमान से गिरे? उस लड़के ने थोड़ा चिढ़कर कहा। दूसरी ओर से उस आदमी ने कहा, जय बेटा, ऐसा नहीं कहते। आपको पता है ना आपके भाई साहब की शादी किस माहौल में हुई है और उन्होंने शादी कैसे की है? दूसरी तरफ से उस आदमी ने जय को समझाते हुए कहा, जय नाम सुनकर आप पहचान गए होंगे, मैंने इस नाम का जिक्र इस कहानी में किया है। फिर भी मैं बता देती हूँ, जयदेव सिंह राठौर आर्यन का भाई, उसके सगे चाचा का बेटा, अलवर का छोटा कुंवर, अभी उम्र 24 साल है। वह किसी और से नहीं, जगत सिंह जी से बात कर रहा था। हाँ पता है बड़े पापा साहब, हमारे आर्यन भाई ने कैसे शादी की है। शादी जबरदस्ती की तो की, हमें तो बुला लेना चाहिए था, हम कोई पराये थोड़ी हैं उनके लिए, उनके इकलौते भाई थे। पर नहीं, इन्हें तो अपनी मन की करनी है। ये जगत सिंह जी, हम आपको फ़ोन पर ज़्यादा बातें तो नहीं बता सकते, पर आपके भाई ने यह शादी कर एक अच्छा ही काम किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है। आप यहाँ आएंगे तो हम आपको विस्तार पूर्वक सारी बातें बताएंगे। अगले महीने आपको उन सबके साथ अलवर आना है। इतना कहकर जगत सिंह जी फ़ोन रख देते हैं। जय एक आह भरता है और ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए कहता है, अच्छा है भाई आपका, आपने तो ज़बरदस्ती शादी कर ली, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जो लड़की पसंद है उसके साथ कभी नहीं करूँगा। फिर उसके जहन में एक लड़की की तस्वीर घूम जाती है और उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है और उसके बाजे खिल जाते हैं। अलवर, दोपहर का वक्त। महल के हॉल में आज काफ़ी चहल पहल चालू थी। आज नवरात्र के 5वां दिन था। देवी की आरती हो चुकी थी। पत्रलेखा जी और जगत सिंह जी कुछ नामों की लिस्ट बना रहे थे। उनके सामने आर्यन और मीरा दोनों बैठे हुए थे। आर्यन ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, तो वहीं मीरा ने आज लाल कलर का रॉयल अनारकली पहना हुआ था जिसमें बहुत सारे हीरे लगे हुए थे। मीरा ने हल्का सा मेकअप कर लिया था, बाल पॉनीटेल में बंधे हुए थे। वहीं जगत सिंह जी आर्यन और मीरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको कहाँ जाना है? हम बता देते हैं, क्योंकि बहू की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको नज़दीकी सियासत में न्योता देने के लिए भेज देते हैं। दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। जगत सिंह जी, पहले आपको अपने मामा के यहाँ जयपुर जाना होगा, फिर वहाँ से आमेर, फिर वहाँ से आर्यगढ़, उसके बाद मेहरानगढ़, उदयपुर और अब अजमेर। फिर बाकी के काम हम और आपकी माशा कर लेंगे। आज शाम को निकलना होगा और 2 दिन बाद फिर से यहाँ आना होगा, क्योंकि 3 दिन ही होने वाले हैं। राजसी सम्मेलन। मीरा कहती है, बाबा साहब अच्छा हुआ आपने हमारे लिए जोधपुर छोड़ दिया। मुझे जोधपुर जाकर कुछ ऐसा करना है जिससे शैतान संगीता मजबूर हो जाए कि वह अपने आप ही रियासत छोड़ दे, ना कि ज़्यादा खून खराबा हो। हमारे बाबा साहब ने पेपर कहाँ रखे हैं यह हमें पता है, और वहाँ जाकर हम उन पेपर को जैसे तैसे निकलवा लेंगे। जगत सिंह जी बोले, जी संभल कर रहिएगा, यह काम बहुत खतरा, इस काम में बहुत खतरा है, संभल कर। और राजसी सम्मेलन में आपको शामिल होना होगा कि आपका सबके सामने आने का वक्त आ गया है। आपको ऐलान करना होगा कि आपको जोधपुर की असली उत्तराधिकारी उसकी राजकुमारी हैं। आर्यन, इस बार तड़पने की बारी शैतान सिंह की है। आर्यन ने कहा, बाबा साहब इस बार तड़पने की बारी शैतान सिंह की है, उसने बहुत चाली चली है। दूसरी, उसके किए का जवाब ऐसा मिलेगा जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा। प्रॉपर्टी के पेपर मिलते ही राजसी सम्मेलन में सबके सामने ला देंगे और उसी के साथ आपको फैसला लेने में भी आसानी होगी। तो बहुत अच्छा है आपका। मीरा ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। शाम का वक्त। राजस्थान के हाईवे पर एक कार रफ्तार से चल रही थी, वहीं उसके पीछे 8 से 9 कार भी चल रही थी। BMW 7 के अंदर मीरा और आर्यन दोनों बैठे हुए थे। दोनों वहां से जयपुर के लिए निकल रहे थे। आर्यन मीरा को देख रहा था। मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसे जयपुर जाना था, इसलिए उसने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था। मीरा ने राजस्थानी लाल रंग का शाही लिबास पहना हुआ था, माथे पर मांग टीका, नाक में नथनी। मीरा के लाल होंठ और काजल से सनी हुई आंखें उसका रूप निखार कर आ रहा था। मीरा के हाथों में बड़ी बड़ी राजस्थानी चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो कि उसके हाथ हिलाने से आवाज़ कर रही थी, और शांत गाड़ी के वातावरण में मीरा की चूड़ियों की खनक आर्यन को सुनाई दे रही थी। मीरा आर्यन से कहती है, हमें लगभग कितनी देर लगेगी
लगेगी जयपुर पहुंचने में? आर्यन मीरा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, 4 घंटे लगेंगे और तुम टेंशन मत लो, वहाँ जाते ही तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो मैंने हमारे मामी शाह को तैयार करने के लिए कह दिया है। मीरा आंखें मटकाते हुए कहती है, कैसा सरप्राइज, बताइए ना मुझे। मीरा की बात पर मुस्कुराते हुए आर्यन कहता है, अगर मैंने तुम्हें सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज रहेगा किस बात का? आपने यह बात सही कही। मीरा ने मासूमियत से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। वही मीरा की मासूमियत देखकर उसे मीरा पर प्यार आ रहा था। कुछ घंटे बाद जयपुर का शाही महल, जयपुर के राजमहल में तैयारियां चल रही थी। शकुंतला जी नौकरों से कह रही थी, सब खाने की व्यवस्था कर दीजिए और साथ में बंजारे आने वाले हैं, उन्हें महल के पीछे वाले हिस्से में आने के लिए कह दीजिएगा। नौकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हम चिंता ना करो रानी शाह, मैं सब काम कर लूँगा। आपने शकुंतला जी के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। शकुंतला जी आर्यन की मामी और जयपुर की महारानी हैं। तभी उनके पीछे से कोई कहता है, रानी साहब, हमारे आने पर तो आपने इतना किया ही नहीं था और आपका भांजा आ रहा है और आपकी बहू आ रही है तो उनके लिए देखिए पूरे महल को सर पर उठा कर रखा है आपने। शकुंतला जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो सामने उनके पति यमराज सिंह राणा खड़े हुए थे। यमराज सिंह राणा आर्यन के मामा और जयपुर के महाराज। शकुंतला जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, तो आपको आपके आपके ही भांजे से जलन हो रही है? कैसे मामा हो आप? शकुंतला जी ने आंखें चढ़ाकर उनसे कहा, हमें कोई जलन नहीं हो रही है रानी साहब, हम तो बस आपके इस हर्ष और उल्लास को देखकर खुश हो रहे थे। यमराज जी ने शकुंतला जी से बोला, हाँ पता है, हर्ष और उल्लास के साथ साथ आपको जलन भी हो रही है। इतना कहकर वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी उनके पीछे से उनकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, सही कह रही हैं माँ आप तो हमें जैसे भूल ही गई हैं। आर्यन भाई साहब जो आ रहे हैं वही आपको चाहिए और साथ में भाभी साहब को भी ला रहे हैं। महल में हमारी कोई जगह ही नहीं रही। शकुंतला जी की बेटी अंजलि ने कहा था। अंजलि की उम्र 23 साल, दिखने में बला की खूबसूरत और यह इनकी इकलौती बेटी है। शकुंतला जी अपनी बेटी अंजलि के पास बात सुनकर बोली, कैसे दुष्ट बहन हो ना तुम तो मैं तो खुद के ही भाई से जल रही हो। हमारा बेटा इतने दिनों बाद यहाँ आ रहा है और तुम देखो दोनों बाप बेटियों को दोनों मेरे भांजे से जल रहे हैं। फिर शकुंतला जी थोड़ी दूर जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। यमराज जी और अंजलि दोनों भी सोफे के पास बैठ जाते हैं। फिर अंजलि बात छेड़ते हुए कहती है, माँ आपने भाभी साहब को देखा है? दिखने में कैसी है बताइए ना। शकुंतला जी मुँह दिखाई की याद में गुम हो जाती हैं। जिस दिन उन्होंने मीरा को पहली बार देखा था, बहुत अच्छी है वह, स्वभाव बिल्कुल आर्यन जैसा है उसका, अपने परिवार के लिए उतनी ही प्यारी है और अपने दुश्मनों के लिए उतनी ही खतरनाक। उस दिन जब आर्यन की बुआ वहाँ आई थी तो मीरा ने उन्हें बखूबी जवाब दिया था, देखने में किसी इंद्र दरबार की अप्सरा से कम नहीं है। उसमें होने वाली महारानी और होने वाली हुक्मरानी शाह के सारे गुण हैं। वहीं राजस्थान की हुक्मरानी बनने के लायक है। पर माँ, हुक्मरानी बनने के लिए शाही खून होना ज़रूरी है और आर्यन भाई की जिस हालत में शादी हुई है और उन्होंने भाभी साहब से शादी की है तो मुझे नहीं लगता कि भाभी साहब किसी शाही परिवार से बिलोंग करती हैं। राजसी खून होना ही हुक्मरानी साहब बनने का पहला नियम है। अंजलि ने अपनी माँ से प्रश्न पूछते हुए कहा। वहीं यमराज जी भी इस प्रश्न से सहमत होते हुए कहते हैं, रानी साहब अंजलि सही कह रही है। अगर आर्यन की पत्नी राजघराने से नहीं है तो इस बात का बवाल राजसी सम्मेलन में होगा और कुंवर रानी मीरा का उसने विरोध भी हो सकता है। अगर शाही खून नहीं है तो उन्हें आर्यन को छोड़ना भी पड़ सकता है। आपको तो पता है ना, हुक्मरानी शाह की पद की गरिमा बस राजसी खून रख सकता है। इस मुद्दे पर सम्मेलन में सारे रियासत के राजा एकता खड़े हो सकते हैं। तब उस वक्त किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जगत सिंह जी के सामने कुछ कहे, पर बात हुक्मरानी साहब बनने की है तो सम्मेलन में इसका विरोध जरूर होगा। यमराज जी ने चिंता व्यक्त करते हुए बोला, आपको किसने कह दिया कि मीरा शाही परिवार से नहीं है? शकुंतला जी ने दोनों बाप बेटी की तरफ देखते हुए बोला, आप कहना क्या चाहती हैं रानी शाह? साफ साफ शब्दों में कहिए, हमें आपकी कहीं भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। हाँ माँ, यूँ पहेलियों में मत बताइए, साफ साफ कहिए क्या बोलना चाहती हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि मीरा कोई मामूली लड़की नहीं है। हमने पहले ही कहा था हुक्मरानी शाह बनने के उसमें सारे गुण हैं और रही बात शाही खून की तो वह पहले से ही शाही खून है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की राजकुमारी है, जोधपुर की उत्तराधिकारियों में से एक, और जोधपुर की सबसे बड़ी राजकुमारी गीतांजलि प्रताप सिंह रावत है। वह तो उसका
तो वहाँ उसका विरोध कौन करेगा? शकुंतला जी की बात जानकर दोनों बाप बेटी हैरान हो जाते हैं। हेमराज जी, आपने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं रानी? वह शाही परिवार नष्ट हो चुका था, बस नाजायज औलाद को छोड़कर। और आप जो कह रही हैं, क्या वो सच है? शकुंतला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपकी बहन ने आपको कुछ बताया नहीं, इसलिए आप इन बातों से अनजान हैं। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा आपसे करीब है रानी सा, तो आपको ही बताएंगी कि सबसे पहले इतनी बड़ी बातें मुझे नहीं, मुझे भी यह कुछ दिन पहले ही पता चला। वह प्रताप की बेटी है और रतन की। यह बात जानकर मैं हैरान हुई थी, पर बाद में संभल भी गई थी। उस बच्ची ने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में, और अब बदले की आग में सुलझ रही है। शकुंतला जी आगे कुछ कहती तभी नौकर भागते हुए आता है और कहता है, रानी सा और राजा सा, कुंवर सा और कुंवर रानी सा पधार चुके हैं। यह सुनते ही शकुंतला जी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जल्दी से किसी को कहकर आरती की थाल मंगवा लीजिए। इतना कहकर वह अंजलि और अपने पति हेमराज जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, चलिए बाकी की बातें हम बाद में करते हैं, और दरवाजे की तरफ चलने लगती है। उनके पीछे पीछे दोनों बाप बेटी भी चलने लगते हैं। वहीं महल के मुख्य दरवाजे के पास 8 से 9 गाड़ियां रुकती हैं। बीच की गाड़ी से आर्यन और मीरा बाहर निकलते हैं। बाकी की गाड़ियों से उनके बॉडीगार्ड्स और उनके सेवक बाहर निकलते हैं। सेवक के हाथ में 2 सोने की थाल थी और उन पर बड़ा सा लाल कपड़ा ढका हुआ था। उनके बाजू में और एक सेवक वैसा ही था, उनके हाथ में भी बड़ी सी चांदी की थाल थी और उस पर भी लाल कपड़ा ढका हुआ था। जब सारे सेवक जो कि महल की पहरेदारी कर रहे थे, वह सब मीरा और आर्यन को देखते हैं तो अपना सिर नीचे झुका लेते हैं और अपना दायां हाथ अपने बाएं कंधे के पास लाकर उन्हें प्रणाम करने की मुद्रा में आ जाते हैं। आर्यन भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। मीरा यह सब देखकर हैरान हो जाती है, तो आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ के नियम थोड़ी अतरंगी लग रहे हैं। हमारे यहाँ के पहरेदार जो कि दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम या नमन करते हैं, यह अपना दायां हाथ बाएं कंधे पर रख कर करते हैं और फिर सिर झुका लेते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। आर्यन मीरा की बात सुनकर उसे कहता है, हर एक रियासत के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे कि जयपुर के नियम अलग होंगे तो अलवर के नियम बहुत अलग हो गए, उससे अलग उदयपुर तो उससे भी अलग जोधपुर के नियम होंगे। ऐसा हर रियासत में होता है। तभी उन्होंने सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें सामने शकुंतला जी, हेमराज जी और अंजलि सामने खड़े हुए थे। शकुंतला जी के पीछे 2 दासी आती हैं जिन्होंने लाल लिबास पहना हुआ था और उनके सिर घूंघट से ढके हुए थे। एक के हाथ में आरती की थाल थी और पानी का कलश, दूसरे के हाथ में नज़र उतारने का सामान था। आर्यन और मीरा उन तीनों की तरफ देख रहे थे। आर्यन धीरे से मीरा के कान में कहता है, आप मेरी मामी को देख चुके हैं, उनके बाजू में मेरे मामा हैं, इस रियासत के राजा हेमराज सिंह राणा। फिर आर्यन कि कुछ फिर आर्यन कुछ कहता है, उससे पहले मीरा कहती है, उनके बाजू में आपकी बहन अंजलि, सही कहा ना मैंने? आर्यन उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, और यह सब तुम्हें कैसे पता? मीरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहती है, आप भूल रहे हैं पतिदेव जी, हम आपकी रियासत आने से पहले कुछ दिन जयपुर में रुके थे। यहाँ पर हमारी एक हवेली है और हमारे लोग इतने काबिल हैं कि यहाँ के राजा और रानी की जानकारी निकाल सकें। आर्यन मीरा की बातों पर मुंह बनाने लगता है और कुछ नहीं कहता। मीरा भी उसका मुंह बनाते देख मुस्कुरा कर रह जाती है। वहीं सामने शकुंतला जी इन दोनों की ऐसी खुशुर फुसुर बातें सुनकर कड़क आवाज़ में कहती हैं, महल के अंदर आने का कोई इरादा है या नहीं? शकुंतला जी की आवाज़ में दोनों हड़बड़ा जाते हैं और महल में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। दोनों चौखट के पास आते हैं तभी शकुंतला जी कहती हैं, वहीं पर रुक जाइए। आर्यन कन्फ्यूजन से कहता है, पहले हम बाहर थे तो आप अंदर आने के लिए डांट रही थी, और आप अंदर आना चाहते हैं तो चौखट पर रोक रही हैं। मीरा आर्यन की बुद्धि पर उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। वह अपने मन में कहती, सच में यह वही कुंवर आर्यन है जो मेरे सामने बहुत स्मार्ट बनते हैं और यहाँ आते ही किसी बुद्ध जैसे बिहेव करने लगते हैं। आर्यन की मामी शकुंतला जी कहती हैं, ओ मेरे कुंवर शाह, थोड़ा रुकिए। शादी के बाद आप पहली बार इस महल में कदम रख रहे हैं, आपकी आरती और नज़र उतारना तो बनता है ना। इतना कहकर वह पहले चौखट पर पानी के कलश से पानी डालती हैं और फिर आरती की थाल लेकर पहले आर्यन की तिलक लगाती है, फिर कुछ चावल के दाने
उनके ऊपर डालती हैं और आर्यन की आरती उतारती हैं। मीरा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। आरती की थाल देखकर दूसरी दासी को नज़र उतारने का सामान लाने को कहती है। दूसरी दासी उनके तरफ नज़र उतारने का सामान पेश करती है। उसमें जलता हुआ लाल कोयला और लाल मिर्च थी। फिर शकुंतला जी मिर्च को लेकर आर्यन और मीरा के ऊपर से नीचे तक नज़र उतारती हैं और जो जलता हुआ कोयला था उसमें उस मिर्च को डाल देती हैं और दासी से कहती हैं इसे महल के पीछे के हिस्से में ले जाइए। फिर अंजलि कहती है हो गया माँ आपका, अब इन्हें अंदर तो आने दीजिए। शकुंतला जी कहती है मेरी बेटी रानी, मुझे भी पता है। फिर वह आर्यन और मीरा से कहती हैं आप दोनों अंदर आ जाइए। दोनों अंदर आते हैं तो पहले शकुंतला जी के पैर छूते हैं। शकुंतला जी पैर छूने पर आशीर्वाद देती हैं अखंड सौभाग्यवती भव। हेमराज जी के दोनों पैर छूते हैं। हेमराज जी भी दोनों का आशीर्वाद देते हैं सदा सुखी रहो। सब लोग हॉल में आ जाते हैं। आर्यन और मीरा दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। नौकर उनके लिए पानी लाता है। दोनों पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगते हैं। कुछ देर हॉल में शांति पसरी रहती है। फिर अंजलि मीरा की तरफ देखते हुए बोलती है भाभी साहब कितनी कमाल की हो ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने आर्यन भाई से शादी की है। आर्यन उसकी तरफ ठंडी निगाहों से देखते हुए बोलता है छोटी चुड़ैल, तुझे क्यों यकीन नहीं हो रहा है। अंजलि छोटी चुड़ैल नाम सुनकर चढ़ जाती है। ओए बड़े बंदर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है तुम जैसे लड़कियों को इतनी सुंदर पत्नी मिल गई हो। मुझे तो लगा तुम इस जन्म में कुंवारा ही मरेगा, पर क्या करें, खुदा मेहरबान, जो गधा भी पहलवान। इतना कहकर अंजलि मुस्कुराने लगती है। दोनों भाई बहन का झगड़ा देखकर मीरा भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराती हुई कहती है सच कहा अंजलि बाई साहब ने, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम इनके साथ शादी के बंधन में बंधे। कहाँ हम, कहाँ आपके भाई, पर क्या करें, किस्मत ने ही हमारे पल्ले ही बांधना था इन्हें। इतना कहकर मीरा भी आर्यन की तरफ देखकर शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। हाय भाभी, कितनी स्यूट हो आप। अच्छा हुआ मुझे मेरी टीम में कोई मिल गया, वरना यह बड़ा बंदर मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। आर्यन मीरा की मुस्कुराहट देखकर अपने मन में कहता है मुस्कुरा लो पत्नी जी, पहले ठीक हो जाओ, फिर बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब जितना मजाक उड़ाना है अभी उड़ा लो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। आर्यन ने अपने मन में कहा। मीरा ने आर्यन की मन की मंशा समझ लेती है और आर्यन को अपनी बत्तीसी दिखा देती है। यह शकुंतला जी थी। किसी के गला साफ, तभी शकुंतला जी ने गला साफ करने की आवाज़ आती है और कहती हैं काहे हमारे बेटे को परेशान कर रहे हो। अंजलि, हमारा बेटा आया नहीं, आपने भी उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और अपनी भाभी को भी अपने पाले में कर लिया। कैसी बहन हो तुम। माँ को जवाब देती हुई अंजलि कहती है हाँ, आ गया आपका बेटा, हमें तो आप सड़क से उठा लाई थी ना। इतना कहकर अंजलि अपने गाल बना लेती है। तभी मीरा शकुंतला जी से बात करते हुए कहती हैं मम्मी साहब, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना ही भूल गए। बाबा साहब के लिए राजसी सम्मेलन के लिए न्योता भेजा है। इतना कहकर मीरा ताली बजाती है। फिर तभी उसके पीछे थाल लिए हुए दो सेवक खड़े हो जाते हैं। सेवक सोने की और चांदी की थाल सामने रख देते हैं। मीरा माँ ने और बाबा साहब ने आपके लिए कुछ उपहार भेजे हैं। मीरा एक सोने की थाल से कपड़ा हटाती है तो उसमें एक सोने का कार्ड था। उस पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ था राजसी सम्मेलन आमंत्रण पत्र। उस पत्र के आजू बाजू सोने के सिक्के रखे हुए थे और गणेश जी और लक्ष्मी माता की सोने की मूर्तियाँ थीं और अलवर के शाही परिवार का राजनीति चिन्हवन्नी वहाँ पर अंकुरित था। दोनों तलवारें आपस में जुड़ी हुई थी और उनमें उनके ऊपर बड़ा सा सिंह था। फिर मीरा दूसरे हाथ, जो कि चांदी का था, उसमें से कपड़ा हटाती है। उसमें अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ थी। यह देखकर शकुंतला जी कहती हैं भाभी साको, हमने कितनी बार कहा है इतना सब मत भेजा करिए, वह मानती नहीं है। श्री शकुंतला जी और मेहमान हेमराज जी उस पत्र को ले लेते हैं और सोने और चांदी की थाल को हाथ लगाकर नौकरों से कहकर दूसरी तरफ रखवा देते हैं। आपको हम बता दें राजसी सम्मेलन में हर किसी शाही परिवार को आमंत्रित करने के लिए इतना कुछ ही बेचना पड़ता है। राजसी सम्मेलन आयोजित करने वाली की इज्जत और उसकी दौलत का पता चलता है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर शकुंतला जी आर्यन और मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं आप लोग थक गए होंगे तो मैं खाना लगाने के लिए कह देती हूँ। आर्यन छोटे बच्चों की फरियाद करते हुए
बोला, बहुत जोरों से भूख लगी है मामी सा, जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए दीजिए। शकुंतला जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ अभी नौकरों से कहकर खाना लगवा दी हूँ। हेमराज जी तब तक आर्यन से रियासत रिलेटेड बातें करने लगे। कुछ देर में खाना भी लग चुका था। सब लोगों ने खाना खाया और हॉल में आकर बैठ गए। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा था मेरे लिए कुछ सरप्राइज है, कहाँ है वह, मुझे दिखा क्यों नहीं रहा। शकुंतला जी महल के पीछे वाले हिस्से में है। इतना कहकर सब लोग महल के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं। तो वहाँ बंजारे थे। उनके पास सारंगी और नृत्य का सामान था। मीरा बंजारों को देखकर हैरान हो जाती है और खुश भी, क्योंकि एक आशा हो गया था उनके गाने सुने हुए और उनका नृत्य देखे हुए। हेमराज जी मीरा के चेहरे की खुशी देखकर शकुंतला जी से कहते हैं, इस बच्ची की मुस्कान बिल्कुल प्रताप जैसी है और आंखें अपनी माँ जैसी। सही कहा आपने राणा सा। इतना कहकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। मीरा और आर्यन एक साथ बैठ जाते हैं। वहीं उनके बाजू में अंजलि बैठ जाती है। फिर उनके बाजू में हेमराज जी और शकुंतला जी बैठ जाती हैं। बंजारे सारंगी बजाना चालू करते हैं। फिर एक बंजारा आकर गीत गाने लगता है, आओ सा घूमर खेलबा ने। सब लोग बंजारे के कहे शब्द को सुन रहे थे, उनके नृत्य को देख रहे थे। तभी एक महिला आती है और आगे के बोल गाकर नृत्य करने लगती है। मीरा को यह सब देखकर उनके साथ नाचने का जी कर रहा था। वह महिला आकर आगे के बोल गाती है और मीरा के पास आ जाती है। पीछे बंजारा उस बोल के साथ घूम रहे थे। साथ में सारंगी की आवाज़ पूरे माहौल में फैल रही थी और मीरा को अपने साथ नाचने के लिए, मतलब कि घूमर करने के लिए आग्रह करने लगती है। मीरा को रहा नहीं जाता और वह वहाँ पर घूमर करने के लिए चली जाती है। सारी बंजारन मीरा के इर्द गिर्द घूम रही थी। वहीं मीरा आगे के बोल गाते हुए गाने लगती है और उनके साथ घूमर करने लगती है। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए गाती है, धनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमे, ओ ललक रीत सब जग की, छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के। मीरा के शब्द पूरे वातावरण में घूम रहे थे। उन्हीं बंजारों के साथ मीरा उनकी ही भाषा में यह नृत्य और गाना गा रही थी। मीरा और सारी औरतों जो गाना गा रही थी और नाच रही थी, वह आगे के बोल दोहराती है और अगली लाइन में गाने लगती है, ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे, बाईसा घूमर घूमर घूमे। आर्यन मीरा का यह घूमर देखकर कहीं खो सा गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इतने साल राजस्थान से दूर रहकर भी मीरा ने घूमर अच्छे से सीख लिया था। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिल रही थी। वहीं शकुंतला जी, अंजलि और हेमराज जी उन दोनों की नज़रों को ही देख रहे थे, उन दोनों के रिएक्शन को देख रहे थे। मीरा आर्यन को देख कर आगे के बोल गाती है और उसके साथ सारंगी की धुन भी बजाने लगती है और जो गाने वाली महिलाएं थी वह भी गाने लगती हैं। वो मारी शारी काया बोली, ढोला जी की छाया होले, मन का घूमर जब भी डोले, सोनेपन में मेला भर के, ढोला वाले ठाठ घूमर 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 रे। मीरा गोल घूमने लगती है और रुक रुक कर आर्यन की तरफ देखती है और आगे की बोल फिर से गाती है। पीछे से एक बंजारे की आवाज़ आती है, ए आओ जी मारा पिया जी मीरा, थारे एहसासों की रौनक है मारी दिवाली। मन महल की सारी दीवारें। अभी जिसने गाना स्टार्ट किया था वह आदमी और उसके साथ एक महिला आती हैं और दोनों हेमराज जी और आनंद और अंजलि की तरफ देखते हुए आगे के बोल गाते हैं। इस गाने के बोल के साथ सब लोग जोर जोर से अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगते हैं। गोल गोल घूमने से मीरा का राजस्थानी लहंगा किसी चक्र की भांति उसके आजू बाजू घूम रहा था। लगता है ऐसे ही गाना खत्म हो जाता है और मीरा अचानक जमीन पर गिर जाती है और एक दर्दनाक चीख के साथ सहारा माहौल भयभीत हो जाता है। बंजारे डर जाते हैं मीरा की चीख सुनकर। वहीं आर्यन के मन में अनहोनी की बेचैनी शुरू हो जाती है। बंजारे मीरा के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। बंजारा ने मीरा का सिर अपनी गोद में लिया हुआ था और उसके एक हाथ से उसकी पीठ से सटा हुआ था जहाँ से खून निकल रहा था। बंजारा यह देखकर थोड़ा डर जाती है। फिर वह मीरा को सामना देकर कहती है, डरो ना बाईसा, जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मीरा दर्द में कराहने लगती है। आर्यन जल्दी से उसके पास आता है और हेमराज जी की तरफ देखते हुए भी बोलता है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, लगता है मीरा के स्टिचेस खुल चुके हैं। आर्यन मीरा को उठाता है और सीधे कमरे की तरफ जाने लगता है। सब लोग डर चुके थे। बंजारों की हालत पतली हो चुकी थी। उन्हें लगा भी वो गए,
पर तभी वहाँ पर हेमराज जी आकर कहते, आप चिंता ना करें, आप जाइए, हम आपके पैसे भिजवा देंगे। इतना कहकर वह भी आर्यन के पीछे चले जाते हैं। बंजारे शकुंतला जी को नमन कर वहाँ से चले जाते हैं। शकुंतला जी और अंजलि जी भी वहाँ से चले गए थे। वह भी मीरा के कमरे में आ चुके थे। आर्यन ने मीरा को पेट के बल लिटा दिया था। शकुंतला जी मीरा की पीठ पर खून देखती हैं तो हैरानी से आर्यन से पूछती हैं, अचानक से इनकी पीठ से खून कैसे निकलने लगा? आर्यन बेचैनी से उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ दिन पहले हमला हुआ था महल पर। इन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, उसी वजह से यह चोट लगी है। फिर आर्यन उन्होंने सारी घटना बता देते हैं। सब लोगों को मीरा की चिंता हो रही थी। दर्द की वजह से मीरा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके पीठ से अभी भी थोड़ा सा खून बह रहा था। मीरा दर्द के कारण कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।